सो वेलकम टू द जीएस रूम में आप सभी का वापस से बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट लेक्चर में हमने खिलजी डायनेस्टी को पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम अगली डायनेस्टी को यानी तुगलक डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें जो रूलर्स हैं आपके गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तीन रूलर रहेंगे। लेकिन अब इन तीन रूलर्स ने बहुत सारे बहुत काम किए थे, जिसमें से फिरोज शाह तुगलक का जो आपका पीरियड रहेगा उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। एंड इवन मोहम्मद बिन तुगलक भी थोड़ा सा लॉन्गर पार्ट होगा, तो उसको मैं 2 वीडियोज़ में ब्रेक करूँगा। सो ये रहा आपके सामने मैप। लास्ट मैप में आपने देखा था कि भाई मंगोल वाला खतरा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1306 में ख़त्म हो जाता है, और इस तरीके से हमारी जो नॉर्थ वेस्ट वाली जो बाउंड्री होती है, फ्रंटियर होता है, वो हम सिक्योर कर लेते हैं। अब आपने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखा होगा कि हमारे जो अंपायर था दिल्ली सल्तनत, उसमें केवल देवगिरी वाला तक पोर्शन शामिल था। लेकिन जब तुगलक डायनेस्टी देखोगे तो तुगलक डायनेस्टी के दौरान जो डीप साउथ इंडिया के एम्पायर्स थे, इवन आपका होसल एम्पायर्स, पांड्या एम्पायर, ये सारे के सारे एरिया शामिल कर लेते हैं तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। बस ये आपका उड़ीसा वाला कुछ पोर्शन रह जाता है, ठीक है। इवन आप बंगाल वाले पोर्शन में देखोगे, बंगाल वाला पोर्शन खिलजी के टाइम पर शामिल नहीं था, और गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे ये बंगाल वाला पोर्शन भी हमारे अंडर आ जाता है। बट जो हमारा जो अगला रूलर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके टाइम बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में विद्रोह होते हैं, और धीरे धीरे ये जो एरिया आप देख रहे हो, धीरे धीरे ये अपने आप में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। देखो, कई बार मैंने आपको बंगाल वाले एरिया के बारे में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि बंगाल वाला एरिया हमारा एंशिएंट टाइम से, इवन स्टार्टिंग मेडिवल से, इस पे कोई भी दिल्ली का रूलर या जो कोई भी रूलर यहाँ बैठा है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, और इवन इसको जीतता है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको वापस कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में लौटना पड़ता है, और उस टाइम तक ये जो हमारा पोर्शन है वो हमारा आज़ाद हो जाता है। सो एक और मैप है जिसको बड़े ध्यान से देखते हैं। इस एरिया पे आप गियासुद्दीन तुगलक के टाइम का मैप है, 1325 के टाइम का, जब आपका मोहम्मद बिन तुगलक आने वाला है। सो उस टाइम पे देख लो कि भाई ये वाला जो आपका फ्रंट है ये पूरा सिक्योर है, ठीक है। इवन यादव वाला पोर्शन है, काकतिया वंश, ये सारे का सारा हमारे अंडर आ गया। होसल्स वाला भी हमारे अंडर आ गया है। 1324 वाले यानी गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे आप देख रहे हो बंगाल वाला पोर्शन हमने जीत लिया था। 1325 में ये बिहार वाला पोर्शन, वैशाली वाला रीजन, नालंदा वाला रीजन, ये सारा का सारा आपका तुगलक डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया था। मलवा वाला पोर्शन तो ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात वाला पोर्शन, मलवा वाला पोर्शन अलाउद्दीन खिलजी जीत कर जाता है। इवन रणथंबोर, चित्तौड़, ये वाला पोर्शन, राजस्थान वाला पोर्शन आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखते हो। तो साउथ इंडिया के कुछ हमारे एक्स्ट्रा अंपायर ऐड हुए थे। सो भाई तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट खिलजी जो डायनेस्टी थी उसका टाइम पीरियड क्या था, 1296 से 1320 में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जाते जाते बताया था जो इसका आखिरी रूलर होता है, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर रूलर, मुबारक खिलजी, उसको कौन मार देता है, उसको आपका खुसरो खान मार देता है। और खुसरो खान मारने के बाद निज़ाम नसरुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की, लेकिन उसको कौन मार देता है, गियासुद्दीन तुगलक। और फाइनली 1320 में तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर बनता है गियासुद्दीन तुगलक। सो 1320 से हमारी तुगलक डायनेस्टी रहती है, और ये 1320 से जाके 1414 तक ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। ध्यान रखना, 1320 से 1414 तक ये हमारा तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहता है। और मेजर इसके 3 रूलर हैं, पहला गियासुद्दीन तुगलक, देन मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक, ये जो मेन रूलर रहेंगे। अब देखो, गियासुद्दीन तुगलक भाई पहला रूलर था, 1320 में आता है। तो 1320 में दिल्ली के पास क्या करता है, एक दिल्ली के पास अफगानपुर, ठीक है, अफगानपुर जो जगह रहती है वहाँ पे एक शहर बसाता है जिसका नाम रहता है तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद नाम का शहर बसाता है। दिल्ली के बाहर अफगानपुर जगह थी, वहाँ पे तुगलकाबाद एक शहर बसाता है, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने एक कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए थे। आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी 50% टैक्स लगाता है, बट गियासुद्दीन लैंड रिफॉर्म्स करके इन टैक्सेस को 1/3 यानी 33% का टैक्सेशन कर देता है। तो ये टैक्स रिलीफ आपको किसानों को मिलता है गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पे। देन क्या होता है कि ये, ठीक है, कृषि में रिफॉर्म्स करने के दौरान कई सारी नहरें बनवाता है। नहरें मतलब कैनाल्स, नदी से काट कर कई सारे नहरों को बनवाता है, कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट कराता है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इरीगेशन फैसिलिटीज़, आपकी सिंचाई जो सिंचाई होती है वो और बेहतर हो जाती है, जिससे कृषि के उत्पादन
में बढ़ोतरी होती है, मतलब इंक्रीमेंट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका बढ़ता है। तो इसीलिए इसे किसानों का हितैषी कहा जाता है। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा नहरें बसी थी, सबसे ज़्यादा जो नहरें थीं या कैनाल्स थे वो आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। लेकिन अगर तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर पूछोगे तो भाई वो हमारा गयासुद्दीन तुगलक होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 1325 में फाइनली क्या होता है, हमारे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है यहीं पे अफगानपुर नामक जगह पे, ठीक है। ये एक समारोह में जाता है जहाँ पे स्टेज जो होता है, उस समारोह में जो स्टेज बनाया जाता है इसके स्वागत के लिए, जहाँ बैठा होता है वो कोलैप्स कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो 1326 में जो हमारा अगला शासक आता है वो कौन रहेगा, जौना खान, ठीक है। जौना खान यानी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसी के टाइम पे जो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के एम्पायर थे वो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिए गए थे। मलिक कफूर ने क्या किया था, अंपायर्स को, देवगिरी को शामिल किया था बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर में, लेकिन जो बाकी होसल्स थे, पांड्यास थे, बस उनको डिफीट किया था और उनको ये एहसास कराया था देखो भाई हमारा प्रति आपको लॉयल रहना है, दिल्ली सल्तनत के प्रति आपको लॉयल रहना है और समय समय पे आपको गिफ्ट वगैरह, ठीक है, ये सब भेजते रहना है। बट इसने डीप साउथ के किंगडम्स को शामिल नहीं किया था। बट गयासुद्दीन तुगलक के समय पे डीप साउथ के जो किंगडम्स होते हैं, होसल्स हो गए, पांड्यस हो गए, इनको सबके सबको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो डीप साउथ इंडिया के अंपायर्स को जिसने इंक्लूड किया था दिल्ली सल्तनत में। सो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो भाई हमारा गयासुद्दीन तुगलक था फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इसके बारे में ध्यान रखना, इसने टैक्सेशन कितना कराया था, 50% से हटा के 1/3 33% टैक्सेशन किया था, ठीक है। उसके बाद ये किसानों का हितैषी बोला जाता है और सबसे पहली बार सिंचाई व्यवस्था इसी ने शुरू करवाई थी और कई नहरों को कटवाया था जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल सके। और इसी के टाइम पे सबसे पहली बार, ठीक है, जो साउथ इंडिया के एम्पायर था उनको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा गयासुद्दीन तुगलक है, ही फाउंडेड इट इन 1320 के दौरान ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द तुगलक रूलर नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी। सो अब ये बारी है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक यानी जिसका नाम क्या था, जौना खान, ठीक है, जौना खान नाम था और इसका जो टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक। इस नाम से ये दिल्ली का सुल्तान बनता है और 1326 से लगा के 1351 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहता है। और ध्यान रखना, ये बहुत, अगर वैसे देखें तो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ही कई लैंग्वेजेस इसको आती थी, अरेबिक हो गई, पर्शियन हो गई, ठीक है, टर्किश हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस आती थी। इवन आपकी संस्कृत भी आती थी। हिंदू के त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाता था, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एफिशिएंट था। बट उसके बाद भी इसका जो कार्यकाल रहता है काफ़ी ब्लंडरस रहता है, काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक ये कमिट करता है अपने कार्यकाल के दौरान। और इसी के टेन्योर के दौरान पूरा जो साउथ इंडिया है ना, जो अभी अंडर था, वो धीरे धीरे पूरा इंडिपेंडेंट हो जाता है। इवन आपका बंगाल वाला पोर्शन हाथ से निकल जाता है, नीचे विजयनगर अंपायर आ जाता है, बहामनी किंगडम आ जाता है, ठीक है, विजयनगर आपका आ जाता है, बहामनी किंगडम आ जाता है। इस तरीके से पूरा साउथ इंडिया आपका टूट जाता है, बिकॉज कुछ इसने ऐसे निर्णय लिए थे जिसमें से आप ये टोकन करेंसी वाला पढ़ रहे हो, ये इसी ने लिया था। अब टोकन करेंसी क्या था भाई, इसके दौरान इसके जो साम्राज्य था उसके दौरान आपका ट्रेड थोड़ा सा कम हो रहा था, ठीक है, ट्रेड कम हो रहा था, गोल्ड सिल्वर की भारी मात्रा में कमी हो रही थी, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या करता है कि जो ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, तांबा होता है, उसको क्या कर देता है, ब्रॉन्ज की करेंसी को ये क्या कर देता है, वही दर्जा दे देता है जो कि सिल्वर की करेंसी का था दिल्ली सल्तनत एम्पायर के दौरान। अब इससे क्या होता है, ब्रॉन्ज सबके पास था, अच्छी क्वांटिटी में था, तो सब क्या करते हैं, घर में ही सिक्के बनाने लगते हैं। सो ये एक ब्लंडरस मिस्टेक कर दी इसने, ठीक है। इसने उसको टोकन करेंसी ब्रॉन्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया और जिसके चलते घर में हर जगह जहाँ जहाँ ब्रॉन्ज मिला, लोगों ने ब्रॉन्ज को खूब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और जब क्या होगा, मार्केट में करेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा डिमांड और सप्लाई का जो नियम है वो ख़राब हो जाएगा। सो हु वाज द तुगलक रूलर फॉर इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी। इसके अलावा कई और थे, जैसे कराईचल का अभियान था, आपका कैपिटल शिफ्ट करना था, दिल्ली से उठा के ये साउथ इंडिया में जो देवगिर था जिसे दौलताबाद कहते हैं वहाँ पे ले जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के दौरान सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में रिवॉल्ट हो रहे थे
ऑलमोस्ट 37 रिवॉल्ट हुए थे इसके टाइम पे। अब 37 में से 34 रिवॉल्ट्स हुए थे इसके टाइम पे, जिसमें ऑलमोस्ट 27 रिवॉल्ट्स आपके साउथ इंडिया में हुए थे, दक्षिण भारत में हुए थे। तो अब इसका कहना था कि भाई हम अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं, दिल्ली की जगह हम कहाँ जाते हैं, देवगिर, जिससे दौलताबाद भी कहा जाता था। इससे क्या होगा, हम साउथ इंडिया पे कंट्रोल कर पाएंगे। जब ये नीचे इधर देवगिर पे आता है तो देखता है दिल्ली में विद्रोह शुरू हो जाता है, वहाँ पे इसकी तख्ता पलट गद्दी को लोग हड़पना चाहते हैं, सो इसको वापस फिर जाना पड़ता है दिल्ली। So Muhammad bin Tughlaq introduced token currency made up of copper and brass, which led to economic chaos due to widespread counterfeiting। बहुत ज़्यादा फिर लोगों के पास था ना, कॉपर और ब्रास दोनों था, तो जाली करेंसी लोगों ने खूब अच्छे तरीके से बनाई। सो थर्ड क्वेश्चन इज विच तुगलक रूलर इज नोन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है, सो ये भाई हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, दिल्ली से कैपिटल अपनी दौलताबाद को शिफ्ट कर दिया था। और ये क्यों किया था, मैंने आपको बताया ना, इसके समय 34 रिवॉल्ट्स हुए थे, जिसमें से 27 रिवॉल्ट सारे के सारे दक्षिण भारत में हुए थे। ऑलमोस्ट दक्षिण भारत पूरा का पूरा इसके हाथ से निकल जाता है, इधर बंगाल वाला पोर्शन निकल जाएगा, नीचे हरियर बुक्का विजयनगर अंपायर फॉर्म करेंगे, बाहमनी किंगडम फॉर्म हो जाता है, पांड्याज अलग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो इन सारे रिवॉल्ट्स को दबाने के लिए इसने सोचा था अपनी कैपिटल क्या कर लेगा, देवगिर। ठीक है, देवगिर जिसे देवगिरी भी कहा जाता है और जिसका नाम दौलताबाद रख दिया गया था। सो इस चक्कर में करता है, बट जैसे ही यहाँ करता है वैसे दिल्ली वाले एरिया पे इसका जो कंट्रोल होता है वो वीक हो जाता है, तो फाइनली इसको दिल्ली फिर से भागना पड़ता है। तो इस वजह से ये भी आपका इसका दूसरा प्लान भी ये भी फेल हो जाता है। So moving to the next question, which Tughlaq ruler was responsible for imposing जजिया टैक्स on ब्राह्मण्स। अब ये भाई हमारा रहता है जो 1351 में आएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 1351 से लगा के 1388 तक फिरोज शाह तुगलक रहता है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूलर तो रहता नहीं है, ये कई सारे ब्लंडर रिफॉर्म्स करता है, जो सारे चेंजेस इससे पहले के रूलर करवाते हैं उनको सबको बदल देता है। इवन जैसे आपके उलेमास का कंट्रोल, ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमास को हटा के रखा था राजनीति से, तो ये उनको अलाउ कर देता है कि आओ भाई इंट्रोड्यूस करो। अलाउद्दीन खिलजी ने रिलीजियस अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को, ठीक है, धार्मिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को एकदम अलग कर रखा था, लेकिन ये धार्मिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को फिरोज शाह तुगलक भाई साहब मिला देते हैं दोनों को। अब उलेमास का इंटरफेरेंस हो जाता है, इसके बाद क्या करता है, शरिया के हिसाब से जब इनका इन्फ्लुएंस होता है तो अब जो भी कानून बनेंगे शरिया के हिसाब से बनेंगे। अब शरिया के हिसाब से 4 टैक्स भी लगाते हैं, जो कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, जजिया, ज़कात, खम्स, खराज। तो जजिया आपका नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स था, जजिया हिंदुओं पे लगने वाला टैक्स था, ज़कात मुस्लिम्स पर लगने वाला टैक्स था। ठीक है, ये 4 टोटल टैक्स इंट्रोड्यूस करता है, ये शरिया के हिसाब से रहते हैं और बाकी सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर देता है। इवन कई सारे टेम्पल, उड़ीसा में जो जगन्नाथ टेम्पल होता है उसको लूटता है, ठीक है, ज्वाला माता का जो मंदिर होता है उसको लूटता है आपका, और वहाँ बहुत सारे जो एविडेंसेस थे, डॉक्यूमेंट्स थे जो संस्कृत भाषा में लिखे थे उनको नष्ट करवा देता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु वाज द फॉलोइंग तुगलक रूलर कंस्ट्रक्टेड द फिरोज शाह कोटला। हाँ, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करवाता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। जो हमारा फिरोज शाह तुगलक होता है कई सिटी मतलब बसाता है, कई शहर बसाता है, जैसे आपका हिसार फिरोज़ा हो गया, ठीक है, जौनपुर हो गया, जो इसका भाई मोहम्मद बिन तुगलक था, जौना खान जिसका नाम था, उसी के नाम पे जौनपुर बसाता है, ठीक है, फिरोज़ाबाद ये शहर बसाता है। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आप दिल्ली में देखते हो उसको इस्टेब्लिश करता है, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो अशोक के आपके रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है, जो पिलर एडिक्ट्स थे उनको लेके आता है यहाँ पर। इसके बाद इसका जो कार्यकाल होता है नहरों के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत सारी नहरों का जाल एकदम बिछा देता है दिन, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर टैक्स इंट्रोड्यूस करता है, एक स्लेव डिपार्टमेंट दीवाने बंदगान अलग से इंट्रोड्यूस करता है। तो ये सारे रिफॉर्म्स इसने किए थे, इनको मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। सो अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बनवाया था, तो वो भाई साहब हमारे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सो अगला जो है, अंडर विच तुगलक रूलर डिड इब्न बतूता सर्व एज अ काजी। तो फिर से हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर क्वेश्चन है, आंसर ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। जो हमारा इब्न बतूता रहता है ये कौन था, मोरक्को का ट्रैवलर होता है, मोरक्को ट्रैवलर होता है।
ये भारत में आता है, भारत में गियासुद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक होता है, उसके कार्यकाल के दौरान आता है और उसे काजी का टाइटल, ठीक है, काजी कौन था, काजी एक तरीके से जज होता है, उसका टाइटल वो पोस्ट मोहम्मद बिन तुगलक दे देता है। अब इसने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है, उसका नाम था आईने रहला, आईने रहला नाम की बुक लिखता है। इवन मोहम्मद बिन तुगलक इसको 1342 में चाइना, ठीक है, चाइना में अपना राजदूत बना के वहाँ के दरबार में भेजता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो आईने रहला थी ये किस भाषा में थी, अरेबिक में थी, पर्शियन में थी, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आईने रहला लिखी गई थी। अब यार ये आप ज़रूर आंसर देना। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें एक भी मिस मत करना, एक भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, कहीं भी देख लेना, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जामिनेशन का हो उठा लो, अगर चैप्टर यही है तो क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे बहुत आराम से। So now moving to the next question, what was the reason for the failure of मोहम्मद बिन टोकन करेंसी। सो टोकन करेंसी के बारे में मैंने बताया कि इसने क्या किया था, क्यों कर गया था, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी इसके दरबार में। तो ये क्या करता है, इसने कहा भाई अब हमें एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो दर्जा सिल्वर का है, जो वैल्यू सिल्वर की है वही वैल्यू हम क्या कर देते हैं, हम ब्रॉन्ज को दे देते हैं और कॉपर को देते हैं, कांसे और आपके कॉपर के कॉइन्स को दे देते हैं। लेकिन इसने एक चीज़ जो नहीं करी, इसने क्या किया, उन करेंसीज़ को लोगों से मार्केट से आपके कॉपर और ब्रास को कलेक्ट नहीं किया। अगर ये कलेक्ट कर लेता तो लोगों की अवेलेबिलिटी जो थी कॉपर और ब्रास की लोगों के पास ना रह जाती, तो ये डिमांड सप्लाई वाला नियम ना आपका डिस्टर्ब होता। बट क्योंकि लोगों के पास था आपका कॉपर ब्रास बहुत अच्छे अमाउंट में, तो उन्होंने छापना शुरू कर दिया, जाली करेंसी छापनी शुरू कर दी। सो रैम्पेंट काउंटरफिटिंग, जो जाली बहुत तेज़ी से जो जाली करेंसी बनाना शुरू करी, उसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो प्लान फेल हो गया। अब मैं इसके एक प्लान के बारे में, इसने क्या किया, जो गंगा यमुना दोआब था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गंगा यमुना दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का रीजन, गंगा यमुना दोआब पे टैक्सेशन बढ़ाया। इसने कहा हम इस रीजन पे टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं क्योंकि अंपायर में पैसों की बहुत कमी है। बट जैसे ही वो टैक्सेशन को बढ़ाता है तो उसी टाइम पे यहाँ क्या आ जाता है, फेमाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमाइन आ जाता है, बहुत बड़ा फेमाइन आ जाता है, जिसके चक्कर में इसका ये जो प्लान था फेल हो जाता है और फाइनली इसको ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है। ऊपर से कैंसिल तो करना पड़ता है, अब इसको क्योंकि फेमाइन आ गया था, कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसको लोन बांटना पड़ता है। सो ये तकावी बहुत इंपॉर्टेंट है, तकावी नाम का लोन बांटता है, ठीक है, तकावी नाम का लोन बांटता है किसानों को। सो ये जो पॉइंट है इसको आप याद करके रखिएगा। इसी तरीके से दो अभियान होते हैं, कराईचल का अभियान होता है, जिसमें कराईचल जो आपका हिमालय प्रदेश में, वो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में स्थित होता है, ठीक है, इसे विजय करने की कोशिश करता है। बट जब वो विजय करने की कोशिश करता है, इस एरिया पे एक्सपीडिशन लॉन्च करता है, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फीले तूफान आ जाते हैं, तो उसकी सेना लगभग वहाँ फंस जाती है और बहुत सारी सेना मर जाती है। तो ये भी इसका जो कराईचल एक्सपेडिशन है वो भी इसका अभियान फेल हो जाता है। सो इस तरीके से इसके टोटल 5-6 ये जो प्लान्स इसने बनाए थे ये सारे के सारे फेल हो जाते हैं। प्लस साउथ इंडिया में रिवॉल्ट होता है, बंगाल इसके हाथ से चला जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु अमंग द फॉलोइंग तुगलक रूलर्स रीस्टैब्लिश जौनपुर आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन। तो ये जौनपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि फ़िरोज़ शाह तुगलक भाई साहब, आपका हिसार फिरोज़ा हो गया, फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम हो गया, जौनपुर जौना खान की याद यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर इस्टेब्लिश करवाता है, फ़िरोज़ाबाद इस्टेब्लिश कराता है। तो ये सारे शहर का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक करवाता है। और ठीक है, तो ये आंसर हमारा याद रखना, फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब क्या होता है, फाइनली 1351 में आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। ये जो सिंधु वाला रीजन था वहाँ पे थट्टा, ठीक है, थट्टा आपने सुना होगा, नॉर्थ वेस्ट में है ये प्लेस था, वहाँ पे विद्रोह हो जाता है, उसे दबाने जाते हैं, तो उसी अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये भाई साहब फ़िरोज़ शाह भाई साहब आएंगे जो बहुत अजीब से रिफॉर्म्स लागू करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच तुगलक रूलर वॉज द इरीगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इरीगेशन टैक्स आपका किसने इंट्रोड्यूस किया था, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक या नन ऑफ द अबव। सो इरीगेशन टैक्स जो था वो आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक भाई साहब इंट्रोड्यूस करते हैं। कई सारी नहरें
बिल्ड कराते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में बिल्ड कराते हैं, कई सारी नहरें बिल्ड कराएंगे। नहरों का जाल इन्हीं के समय पे बोला जाता है, इसी रूलर के टाइम पीरियड पे बोला जाता है, और नया टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा फिरोज शाह तुगलक आंसर है। अब देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें बच रही हैं इन रूलर्स के बारे में वो भी बता दूंगा। सो विच तुगलक रूलर फेस्ड रेबेलियन ड्यू टू अटेम्प्ट्स एट सेंट्रलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। सो एक्सपेंशन करने की कोशिश किसने की थी? हमारे मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब ने करी थी। मैंने आपको बताया कराईचल का एक्सपेडिशन, और एक बहुत फेमस खुरासन अभियान करने की कोशिश करता है, जिसमें यह ट्रांस ऑक्शियाना वाले रीजन में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और उसके लिए ये बहुत बड़ी सेना खड़ी भी करता है और उनको एडवांस पेमेंट कर देता है। बट फाइनली वो जो अभियान होता है उसको उसे कैंसिल करना पड़ता है, तो इस चक्कर में इसको भारी नुकसान होता है। सो अब ये लेक्चर ऑलरेडी 21 से 22 मिनट का हो गया है। अब इसका बाकी जो पार्ट है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊँगा। सो आप इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर को, जितने भी लेक्चर हैं उनको लाइक करो, शेयर कर करो, सब्सक्राइब करो। जो आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की जिसमें जीएस आती है, उनको ये शेयर करो और बताओ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।